लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड उसके डेरिवेशंस। ओके, तो हमने क्या क्या फॉर्मूला अभी तक देख लिए। तो जैसे कि हमारे पास अगर कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो और उससे r डिस्टेंस हमें पोटेंशियल अगर हमें चाहिए, तो पोटेंशियल का इक्वेशन हमने बच्चों डिराइव किया हुआ है, दैट इज k वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास कहीं पे सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, दैट मींस मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो। ओके, एंड मल्टीपल चार्जेस से किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करते थे? फर्स्ट चार्ज का उस पॉइंट पर पोटेंशियल, नेक्स्ट चार्ज का उस पर पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी पोटेंशियल इंडिविजुअल चार्जेस के उस प्लेस पर मिलेंगे, उन सभी का अगर हम अलजेब्रिक सम कर ले तो हमें ओवरऑल पोटेंशियल उस पॉइंट पर क्लियर हो जाता था। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ओके, तो हमने उसके फार्मूला भी डिराइव किए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला। ओके, आप लर्न कर लीजिएगा, जिसके बेस पे हम आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल का इक्वेशन था बच्चों, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल दैट इज k वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द होलो स्फीयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। तो हमारे पास इक्वेशन था k q divided by small r। ओके, देन हमने इक्वेशन देखा था ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, और वो इक्वेशन हमारे पास था k वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट मींस कैपिटल R। क्लियर? फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था, तो इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो वो पोटेंशियल किसके इक्वल था? तो अगर हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस पे फाइंड कर ले, ओके, सरफेस के पॉइंट का पोटेंशियल जो भी होगा वही का वही इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता था। तो हमारे पास उसका इक्वेशन क्या था? तो अगेन सेम इक्वेशन जो कि हमारे पास सरफेस के लिए अवेलेबल है, k वैल्यू ऑफ चार्ज q डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल R। ओके, तो बच्चों अब हमने उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल चाहिए, ओके, तो उसके लिए यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर था उसके इनसाइड में भी चार्ज था, सरफेस में भी चार्ज था, दैट मींस कंप्लीटली चार्ज बॉडी है। ओके, अब उसके आउटसाइड के पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल का इक्वेशन ऑब्जर्व किया हो तो आपको पता चलना चाहिए कि जो पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर है वो एग्जैक्टली पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर से मैच होता था। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या था? k q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ओके, और उसके बाद हमने सरफेस का पोटेंशियल ऑब्जर्व किया, जो कि सिंपल आप क्या करोगे, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दोगे, दैट मींस आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों सरफेस के लिए? k वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ओके, देन बच्चों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑब्जर्व किया, और उसका इक्वेशन हमने देखा था जैसे कि k q डिवाइडेड बाय 2r इनटू विद 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो आपको ये सारे के सारे इक्वेशंस अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए अब हम इसके बेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर्स 2, 4, 12, 13 एंड 14। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है बच्चों? ऐसा हेक्सागन जिसके सारे के सारे साइड्स सेम लेंथ के हो। ओके, तो रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कोई भी रेगुलर हेक्सागन सिलेक्ट कर लिया जिसके सारे के सारे साइड्स के लेंथ कॉमन है, जिसे हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट उसके हर एक वर्टाइसेस पे चार्ज का वैल्यू क्या है बच्चों? 5 माइक्रोकूलम। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे वर्टाइसेस पे इक्वल चार्ज प्लेस किया, जिसे मैंने कॉमन नेम दे दिया दैट इज स्मॉल q। ओके, तो हमारे पास जो ये चार्ज है उसका वैल्यू क्या है? 5 माइक्रोकूलम। सो q इज इक्वल टू हमने रिप्रेजेंट कर दिया 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 10⁻⁻6 कूलम। ओके, एंड length of this hexagon is represented as L. So L is equal to क्या बच्चों हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। So L is 10 सेंटीमीटर। अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 प्लेस करना है। ओके, सो रिजल्टेंटली हमारे पास L हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ओके, सो नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो जो हमारे पास ये सेंटर ऑफ हेक्सागन है उसे हमने रिप्रेजेंट किया पॉइंट O से। हमें इस पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जब भी हमारे पास कहीं पे सिस्टम ऑफ चार्जेस है और किसी एक प्लेस पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है?
हमें जितने भी वहां पर सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस है, ओके, उन सारे के सारे चार्जेस का इफेक्ट उस पॉइंट पर इंडिविजुअली पहले काउंट करना पड़ेगा। और उन सारे के सारे चार्जेस का जब हमारे पास इंडिविजुअल इफेक्ट आ जाएगा तब उन सारे के सारे इफेक्ट्स को अगर हम सम कर दे, सारे के सारे पोटेंशियल्स का सम कर दे, तो हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल क्लियर हो जाता है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट O। ओके, तो उसके लिए हमें क्या-क्या टर्म्स क्लियर पता होने चाहिए। ओके, तो जैसे कि अगर मुझे पॉइंट A पर जो चार्ज प्लेस्ड है Q, उसके बेस पे अगर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके, तो मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए? चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A दैट इज Q, तो Q का वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट थिंग, मुझे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम पॉइंट A, दैट मींस ये डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए। बट हमारे पास तो ये डिस्टेंस कहीं पे भी क्वेश्चन में अवेलेबल है ही नहीं। हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है? हमारे पास तो लेंथ ऑफ साइड अवेलेबल है। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम ईच वर्टाइसिस। हमें ये डिस्टेंस पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट O। ओके, अब पोटेंशियल एट पॉइंट O के लिए हमें क्या-क्या पता होना चाहिए? ओके, तो हमें जिस पॉइंट का इस प्लेस पर पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट पर प्लेस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्लियर होना चाहिए एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम पॉइंट A क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर मेरे पास ये डिस्टेंसेस क्लियर होंगे तो ही मैं पोटेंशियल यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से टर्म्स अवेलेबल है। तो चार्ज प्लेस्ड एट ईच वर्टाइसिस, जिसका वैल्यू हमारे पास पहले से ही क्लियर है। ओके, लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्लियर है और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी वर्टाइसिस, ये जब बच्चों हमारे पास क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच वर्टाइसिस। तो चलिए हम इसे कुछ भी नेम दे देते हैं। एज्यूम कर लो ये डिस्टेंस हमारे पास दैट इज r। ओके, अब ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमें इस पूरे फिगर का जियोमेट्री समझना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास जो हेक्सागोन है वो कैसा है? यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन है, ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो सेंटर पे ओवरऑल एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। ये तो हमें पता ही है, 10th स्टैंडर्ड में आप ये चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं। ओके, अब जो ये ओवरऑल एंगल है 360 डिग्री, वो यहाँ पर कितने पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ओके, तो चलिए अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो मैं इसे जॉइन करूं पॉइंट C से, ओके, नेक्स्ट पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियरली नोट कर सकते हैं कि जो ये हमारा ओवरऑल 360 डिग्री एंगल है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो डिवाइड हो रहा है। दैट मींस किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? तो हम बोल सकते हैं एंगल 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल अवेलेबल हो जिसमें दो साइड इक्वल हो एंड उन दोनों के बीच में एंगल क्या फॉर्म हो? 60 डिग्री। ओके, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास r का वैल्यू, ओके, ये भी r, तो इन दोनों के वैल्यूज ऑलरेडी इक्वल थे। इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो ट्रायंगल AOB कैसा हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो चलिए हम इस ज्योमेट्री का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ओके, हियर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle। ओके, चलिए अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो हम इसके बेस पे यहाँ पर क्या जजमेंट ला सकते हैं बच्चों? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर OA, ओके, is equals to OB, both are equals to AB, and here AB is equals to L, that means हमारा OA and OB भी क्या हो जाएगा बच्चों? as it is L। अब OA and OB को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है R से, तो हम बोल सकते हैं R is equals to L and L is given that is 10 raised to power -1 मीटर। तो बच्चों हमारे पास R यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब बच्चों हमारे पास ये डिस्टेंस क्लियर हो गया तो हम किसी भी एक चार्ज का इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करके देखेंगे। ओके, तो चलिए, सो पोटेंशियल एट point O due to charge at A। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं दैट इज VA। तो चलिए बच्चों हम पहले VA क्लियर कर रहे हैं। सो नाउ VA इज इक्वल्स टू आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है K वैल्यू ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम पॉइंट A दैट इज R। ओके, तो बच्चों अभी के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, बट हमारे पास ये टर्म
क्लियर हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला यहां तक समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब मुझे पॉइंट ए पे जो चार्ज है उससे सेंटर पे पोटेंशियल क्लियर हो गया। ओके, के वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। नेक्स्ट थिंग, अब अगर मैं आपको कहूं मुझे बी पे जो चार्ज प्लेस्ड है उसका पोटेंशियल भी पॉइंट ओ पे चाहिए, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? के वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज अगेन आर। ओके, तो आप क्लियरली यहां पर नोट कर सकते हैं जो पोटेंशियल मुझे ए से यहां पर मिल रहा है वही का वही पोटेंशियल मुझे बी से भी मिला। अगर आप सी डी ई एफ सारे के सारे चार्जेस का इफेक्ट पॉइंट ओ पे चेक करोगे तो आपके जो इक्वेशंस है वो कैसे आएंगे? कॉमन है। ओके, तो बच्चों हम यहां पे एक और स्टेटमेंट यहां पर बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए बी सी अप टू एफ आर सेम। That means अगर हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल चाहिए, नेट पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, ओके, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VO से। अब ये क्या होना चाहिए बच्चों? हम यहाँ पे क्लियरली नोट कर सकते हैं जो हमारा किसी एक चार्ज का पोटेंशियल है, ओके, वैसे के वैसे पोटेंशियल रिमेनिंग चार्ज के लिए। दैट मींस हम क्या करेंगे? KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R, हमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा ये? तो टोटल 6 टाइम्स। ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट है वो हो जाएगा 6 टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A। ओके, सो नेक्स्ट वन इज VO इज इक्वल्स टू 6, हमारे पास बच्चों V A क्लियर है पहले से, KQ/R सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, सो 6 टाइम्स ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R। ओके, नेक्स्ट थिंग बच्चों आप इस इक्वेशन में यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ओके, k दैट मींस हमारा कांस्टेंट है 9 * 10⁻⁹। ओके, नेक्स्ट वन इज चार्ज। चार्ज का वैल्यू बच्चों हमारे पास ये रहा यहां पर, दैट इज 5 × 10⁻⁶ कूलम। अब इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। r का वैल्यू बच्चों हमारे पास है 10⁻⁻1 मीटर। अब ये सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका यहां पर आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका डिटेल्स है हमारे पास, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो स्फीयर है वो कैसा है? यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर में जब भी आप कोई भी एक चार्ज उस पर प्लेस करोगे तो हमेशा चार्ज क्या होगा? उसके ओनली एंड ओनली सरफेस पे डिसाइड करता है। ओके, दैट मींस इसका बिहेवियर कैसा होगा? एक होलो स्फीयर जैसा। ओके, सो अब हमारे पास इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 10⁻⁻⁶ कूलम। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट थिंग इज रेडियस ऑफ दिस spherical conductor and second thing charge residing on the surface, okay, that is distributed uniformly on its surface. Next thing, find the electric field inside of this sphere, just outside the sphere and outside at a point 18 centimeter from the center of sphere. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 केस अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग इनसाइड, सो अच्छा अब हमारे पास ये सेकंड केस है, वहां पर क्या है? जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ओके, तो जस्ट आउटसाइड मींस क्या समझना है? ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? सो हमारे पास सेकंड केस है जिसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point outside of the sphere and distance of that point from the center of sphere is 18 centimeter. Clear? तो अब हम बच्चों जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशंस थे, हमने एंडिंग में उसके डेरिवेशंस भी देखे थे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड ऑफ अ होलो स्फीयर। तो बच्चों हमारा जो इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द होलो स्फीयर वो क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 0। ओके, तो हमने गॉस लॉ से इसका डेरिवेशन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द होलो स्फीयर क्या होता है? 0। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस का बच्चा हमारे पास जो इक्वेशन था वो था k वैल्यू ऑफ चार्ज q डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर। ओके, सो k q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर? एंड electric field at a point outside of it, that means k value of charge divided by small r square. तो चलिए हम वन बाय वन तीनों के 3 केस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point inside of the sphere. तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड
at a point on the surface, that means हम कह सकते हैं, अब बच्चों हम इसे इनसाइड ना लिखे, अगर हम इसे a से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज़ हमने यहाँ पे फिगर में इनसाइड में पॉइंट a सिलेक्ट किया, सरफेस में पॉइंट b सिलेक्ट किया है, आउटसाइड में पॉइंट c सिलेक्ट किया हुआ है, क्लियर? तो उसे हमारे नोटेशंस उसके बेस पे भी हम दे सकते हैं. So EA is equals to 0. Next thing is EB. अब EB क्या होगा? तो B is at the surface of the sphere. That means equation आ जाएगा K value of charge divided by distance from the center square. Okay? So यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर. अब बच्चों आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगेन हमारा जो K वो कांस्टेंट है 9 into 10 raised to 9. Okay? Value of charge. तो value of charge हमारे पास क्लियर है. This is 1.6 10 to the power minus 7 कूलम. तो बच्चों ये वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है. नेक्स्ट थिंग, रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो रेडियस ऑफ स्फीयर है हमारे पास 12 10 to the power minus 2 मीटर. तो ये डेटा बच्चों हमारे पास क्लियर है. तो अगर हम ये सारे के सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा EB अगेन क्लियर हो जाएगा. तो आप यहाँ पर EB का वैल्यू क्लियर कर देना. ओके, जस्ट आपको वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है. यूनिट आ जाएगा बच्चों हमारे पास न्यूटन पर कूलम. ओके, so now our next case is find the electric field at a point outside of the sphere. So our next point is C, which is outside of the sphere. So EC का इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? EC is equals to आएगा K Q divided by this distance square. अब ये डिस्टेंस को बच्चों हमने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया है? RC से. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं that is RC square. अब इस इक्वेशन को बच्चों अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास K क्लियर है, अगेन Q क्लियर है एंड RC. ओके, RC का वैल्यू हमारे पास है सेंटर से पॉइंट C का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर था. तो ये डिस्टेंस को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट किया हमारे पास वैल्यू है 18 10 to the power minus 2 मीटर. दैट मींस ये वैल्यू भी बच्चों आपके पास क्लियर है. अगर आप यहां पे सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्लियर करोगे तो आपका EC का वैल्यू यहां पर क्लियर हो जाएगा. ओके, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो बच्चों सेम ही रहने वाला है, न्यूटन पर कूलम. ओके, तो जस्ट आप इस सारे के सारे इक्वेशंस में वेरिएबल्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर. तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12. ओके, चलिए इसका डेटा देखते हैं. सो अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. तो देखिए हमने यहाँ पे फिगर में एक चार्ज को सिलेक्ट कर लिया जो कि कहां पर है? ओरिजिन पे. ओके, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय कैपिटल Q. कैपिटल Q का वैल्यू हमारे पास 8 मिलीकूलम, दैट इज 8 10 to the power minus 3 कूलम. ओके, नेक्स्ट नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 10 to the power minus 9 कूलम. तो इस चार्ज को बच्चों ने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया बाय स्मॉल q, दैट इज -2 10 to the power minus 9 कूलम. अब हमें क्या करना है? इस चार्ज को ओके पॉइंट B से कहां पर ले जाना है? पॉइंट Q पे. बट कहां से? वाया पॉइंट R. ओके, इन बिटवीन हमें पॉइंट R से पास होना पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट दैट मींस ओरिजिन पे चार्ज प्लेस्ड है. हमारे पास एक सेकंड चार्ज है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय स्मॉल q, और ये स्मॉल q चार्ज को हम पॉइंट P से R पे ले जाएंगे और उसके बाद R से Q पे ले जाएंगे. क्लियर? और इसके लिए हमें जितना भी वर्क डन लगेगा उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो हमारे पास पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट. ओके, इन बिटवीन पॉइंट है R एंड फाइनल पॉइंट है हमारे पास Q. ओके, तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे? जब भी हम किसी भी एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे किसी भी एक चार्ज को मूवमेंट कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा. और ये वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमारा जो भी यहाँ पर मेन चार्ज है, ओके, जिसके इफेक्ट में हम 1 कूलम के चार्ज को मूवमेंट करेंगे. एक्चुअली हम यहाँ पर पहले हम 1 कूलम के चार्ज को मूवमेंट करने का वर्क डन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस स्मॉल q चार्ज को मूवमेंट करने का वर्क डन फाइंड करेंगे. क्लियर? सो अब जो हमें 1 कूलम का चार्ज मूवमेंट करना है यहाँ पर P R Q पाथ पे, ओके, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमें R पॉइंट का इनिशियली जो हमारा चार्ज प्लेस्ड है कैपिटल Q, ओके, उससे डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज जो भी हमारा फाइनल लोकेशन है पॉइंट Q, उस पॉइंट का भी हमें इस चार्ज कैपिटल Q से डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए. तो जैसे कि हम इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस इस कैपिटल Q चार्ज से कितना होना चाहिए बच्चों? तो ये 3 सेंटीमीटर का. ओके, एंड जो हमारा जो पॉइंट Q है उसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है? तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ये डिस्टेंस हमारा होना चाहिए 4 सेंटीमीटर. ओके, तो हमने ये वाईजेड एक्सिस पे इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को अरेंज किया था और उसके मूवमेंट को हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं. तो अब ये जो डिस्टेंस है इसे हम यहाँ पर नेम दे दे रहे हैं. ये डिस्टेंस है हमारे पास R
t, ओके, एंड ये डिस्टेंस हमारे पास r q। अब हम अगर इसे रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर, इसके वैल्यू को अगर हम नोट करें तो rp हो जाएगा बच्चों that is 3 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे मीटर में रिप्रेजेंट करें तो 3 10 to power -2 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज rq, एंड rq का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, that is 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 10 to power -2 मीटर। क्लियर? चलिए अब हम इन दोनों के दोनों पॉइंट्स का पहले पोटेंशियल क्लियर कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, चलिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Vp से। अब बच्चों Vp का इक्वेशन क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर फिगर अवेलेबल है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर हमें चेक करना है तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज Rp, तो क्या आएगा यहाँ पे K कैपिटल Q बाय Rp। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट Q that is represented as VQ। so now अब जो ये VQ है बच्चों वो क्या आएगा, VQ होना चाहिए K value of charge divided by distance that is RQ। so K value of charge divided by distance RQ। क्लियर? अब हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स क्लियर है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है, ये हमारा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है। अब बच्चों यहाँ पर हमें पाथ क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है कि हमें 1 कूलम चार्ज को अगर P से R पे मूवमेंट करवाना है, ओके, P से R पे मूवमेंट करवाना है और उसके बाद R से Q पे मूवमेंट करवाना है। तो बच्चों अब जब हमें 1 कूलम चार्ज को पॉइंट P से Q पे मूवमेंट करना है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वर्क डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड P फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस between point P and Q that is VQ minus VP। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल नोट किया और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल नोट किया। अब हमें फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट का जो भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा उसको माइनस कर देना है। ओके, तो हमारा जो VQ माइनस VP होगा वो क्या होना चाहिए, तो KQ बाय RP हमारा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है, KQ बाय RP ये हमारा इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगा बच्चों KQ आउटसाइड, रिमेनिंग टर्म बच्चों हमारे पास ब्रैकेट में हो गया 1 बाय RQ एंड माइनस 1 बाय RP। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे टर्म्स क्लियर है। ओके, K इज कांस्टेंट, कैपिटल Q का वैल्यू हमारे पास है 8 मिलीकूलम जिसे हमने सिंपलीफाई किया हुआ है, RQ और RP दोनों के दोनों हमारे पास मीटर में डेटा अवेलेबल है। अगर हम सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा VQ माइनस VP बच्चों यहाँ पर इजीली क्लियर हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके VQ माइनस VP कैलकुलेट कर दोगे। ओके, अब जो ये हमारे पास VQ माइनस VP आ गया वो रिप्रेजेंट क्या करता है एक्चुअली, तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दैट मींस अगर मैं इसे किसी भी पाथ से पॉइंट P से पॉइंट Q पे मूव करवाऊं, ठीक है, अगर हम इसे R के थ्रू मूवमेंट करवाएं या फिर हम किसी भी रैंडम पाथ से मूवमेंट करवाएं या डायरेक्टली मूवमेंट करवाएं, उसका 1 कूलम चार्ज का मूवमेंट के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, VQ माइनस VP। ओके, बट एक्चुअली हमें मूवमेंट कितना करवाना है वो तो हमारे पास अदर चार्ज है दैट इज स्मॉल q। ओके, तब हमें ये चीज पता है अगर 1 कूलम चार्ज के मूवमेंट के लिए वर्क डन VQ माइनस VP है तो Q कूलम के लिए कितना होना चाहिए, तो 1 कूलम के लिए अगर x जूल एनर्जी लग रहा हो तो Q चार्ज के लिए कितना लगना चाहिए, Q into with x जूल होना चाहिए, सिंपल है। ओके, सो नाउ वर्क डन टू मूव charge Q from point P to point Q, that is इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों W से। ओके, so now W will be, तो हम बोल सकते हैं W will be Q into with VQ minus VP। 1 कूलम के वर्क डन में जस्ट हमने चार्ज का प्रोडक्ट कर दिया। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नेट वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन।
अगर एज्यूम कर लो हमारे 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क डन कितना है यहाँ पर p से q तक मूव करने के लिए 10 जूल। ओके, और अगर हमें एक्चुअली मूव कितना करना है 5 कूलम चार्ज, तो ऐसे केस में वर्क डन क्या हो जाना चाहिए 1 कूलम के लिए 10 जूल, तो 5 कूलम के लिए कितना हो जाएगा 5 into 10 that means 50 जूल। तो हमने यही प्रोसेस यहाँ पे किया है 1 कूलम के लिए vq minus vp वर्क डन है। ओके, तो q कूलम के लिए कितना हो जाएगा q टाइम्स ऑफ vq minus vp। ओके, अब आपके पास यहाँ पर vq minus vp का ये टर्म पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। q स्मॉल v का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है, क्वेश्चन में गिवन डेटा था, अगर आप इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपका वर्क डन का आंसर जूल यूनिट में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, एंड चलिए इसका डेटा एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, a cube of side B has a charge q at each of its vertices। that means हमारे पास कोई एक क्यूब है, उसके सारे के सारे वर्टिसेस पे सेम चार्ज है q। ओके, determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube। अब हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे क्यूब का जो भी सेंटर पॉइंट है, that means approximately यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है, और इस सेंटर पे हमें नेट पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों टर्म्स क्लियर करने हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों टर्म हम पॉइंट O पे क्लियर करेंगे। अब बच्चों पोटेंशियल फाइंड करना हो, अगर मुझे किसी भी एक चार्ज का, ओके, किसी भी एक रैंडम चार्ज का इस पॉइंट O पे, तो हमें क्या क्लियर होना चाहिए, उस पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट वो भी क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर किसी भी चार्ज का इस सेंटर से डिस्टेंस क्लियर नहीं है। ओके, तो हम ये डिस्टेंस पहले क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो फिगर है, हम यहाँ पर इसे क्लियरली एनालिसिस कर सकते हैं। इस क्यूब में ये डिस्टेंस है हमारे पास b। ओके, सारे के सारे साइड्स क्या है क्यूब के सेम टू सेम लेंथ के, दैट इज b। सो ये डिस्टेंस है b, ये डिस्टेंस भी है b। अब ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, तो इसका जो बेस सरफेस होगा, ओके, बॉटम होगा, वो कैसा होगा यहाँ पर स्क्वायर। स्क्वायर में एंगल्स क्या होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री, दैट मींस ये b और ये b के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। एंड अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इन ट्रायंगल BCD, तो आपके पास BD क्या आएगा बच्चों क्लियरली √2b। ओके, तो हम इसे क्लियर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास √2b। ओके, तो चलिए हम इसे क्लियर करते हैं। सो इन ट्रायंगल BCD, सो क्या हो जाएगा BD स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास फिगर में क्लियरली मेंशन है देखा BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास BC का वैल्यू क्लियर है B, CD भी क्लियर है, अगर आप दोनों सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2b square। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, सो नाउ BD इज इक्वल्स टू क्या आएगा √2 एंड b स्क्वायर का रूट हमारे पास स्मॉल b। अभी हमारे पास BD क्लियर हो गया बच्चों। ओके, अब जो ये BD क्लियर है, BD का वैल्यू हमारे पास आ गया, S से लेके D का डिस्टेंस भी क्या आ गया B। अब हम यहाँ पे क्लियरली नोट कर सकते हैं कि DS एंड BD ये दोनों भी यहाँ पर कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो, ओके, तो हम अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा मेन डायगोनल का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, बट किसमें, तो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल BDS। ओके, सो इन ट्रायंगल BDS क्या हो जाएगा, सो BS स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस DS स्क्वायर। So BD square plus DS square. Next one is, now BD का वैल्यू बच्चों हमारे पास क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं √2b, अगर हम इसका स्क्वायर प्लेस करें तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर DS स्क्वायर। अब DS का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बेस्ड ऑन फिगर हमारे पास क्लियर है, DS is equals to b, that means यहाँ पर प्लेस करेंगे b स्क्वायर। So now BS square is equals to आएगा 3b स्क्वायर एंड BS का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √3b। ओके, अब हमारे पास BS क्लियर हो गया। BS है बच्चे यहाँ पे, तो BS होगा हमारे पास यहाँ पर मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब। ओके, अब हमें पता है अगर हमारे पास डायगोनल का लेंथ क्लियर हो गया तो मुझे सेंटर से लेके किसी भी वर्टाइसिस का डिस्टेंस चाहिए होगा कि ये दोनों के दोनों डिस्टेंस कैसे हो जाने चाहिए, इक्वल। ओके, बिकॉज़ सेंटर का फर्स्ट पॉइंट या ये सेकंड पॉइंट दोनों जगह से डिस्टेंस कॉमन है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए डायगोनल के एग्जैक्टली हाफ। ओके, सो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ओके, सो दैट BO or simple we can write OB, okay, is equals to OS
both are is equals to bs by 2 and will be √3 b by 2. ओके, तो बच्चों हमारे पास चार्ज का पॉइंट O से डिस्टेंस क्लियर हो गया. ओके, अब जो डिस्टेंस S का O से होगा वही का वही B का O से, एज वेल एज अगर हम P Q D C ओके A या किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस O से क्लियर करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा √3 B डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? अब हमारे पास ये जब डिस्टेंस क्लियर हो गया चार्ज का तो हम किसी भी एक चार्ज का इस पॉइंट O पर इजीली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो चलिए अब अगर मैं आपको कहूं पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट S. ओके, तो इसे हम नेम दे देते हैं दिस इज Vs. तो Vs क्या आएगा बच्चों? तो Vs आ जाएगा हमारे पास K Q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. सो हम रख सकते हैं यहां पे डिस्टेंस के टर्म K Q डिवाइडेड बाय OS. ओके, नेक्स्ट वन इज अब हम यहां पर OS का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो टर्म हमारे पास क्लियर है. OS इज इक्वल्स टू √3 b by 2. तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट टर्म है 2 टाइम्स ऑफ k q डिवाइडेड बाय √3 b. ओके, तो ये हमारा किसी भी एक चार्ज का पॉइंट O पे पोटेंशियल क्लियर हो गया. ओके, अब अगर मुझे यहां पर जो पोटेंशियल S का O पे मिल रहा है वही का वही पोटेंशियल मुझे B से भी O पे मिलेगा, Q से P से, सारे के सारे चार्ज के यहाँ पर पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे? सेम टू सेम. अगर सारे पोटेंशियल सेम है और मुझे ओवरऑल पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट O तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? सारे के सारे चार्ज के जितने भी पोटेंशियल्स होंगे उन सभी के सभी पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम करना है. अब यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस एज इट इज है तो हम सिंपल वे उसका डायरेक्टली सम कर सकते हैं. तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा? टोटल चार्जेस यहाँ पर 8 है तो नेट पोटेंशियल विल बी 8 टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू S. ओके, दैट मींस 8 टाइम्स ऑफ 2kq divided by √3b. okay, so resultant आपका आंसर आएगा 16 times of kq divided by √3b. clear? तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है 14 नंबर. ओके, so two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 cm apart. Find the potentials. okay, so देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 चार्जेस अवेलेबल है. फर्स्ट इज q1, सेकंड इज q2. दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्लियर 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. ओके, सो हमने इन दोनों को एक लाइन से जॉइन कर लिया. उन दोनों चार्जेस का एग्जैक्टली हमारे पास मिड पॉइंट है पॉइंट O, तो हमें पॉइंट O पर पोटेंशियल फाइंड करना है फर्स्ट केस में. ओके, नेक्स्ट केस में हमें क्या डिस्कस करना है? सो एट अ पॉइंट 10 cm from this midpoint, हमें midpoint से 10 cm अवे का एक पॉइंट सिलेक्ट करना है. ओके, but that point is located in a plane normal to the line and passing through the midpoint. ओके, तो अब हमें जो ये midpoint से 10 cm अवे का पॉइंट सिलेक्ट करना है वो पॉइंट कहां पर बिलोंग करना चाहिए? वो पॉइंट होना चाहिए इस लाइन के नॉर्मल दैट मींस परपेंडिकुलर लाइन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस लाइन के परपेंडिकुलर वे में 10 सेंटीमीटर अवे का एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया C. ओके, अब इस C पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. ओके, ड्यू टू पॉइंट A एज वेल एज ड्यू टू पॉइंट B. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू Q1 एंड Q2. तो हम इसे नेम दे रहे हैं VO. नाउ VO will be is equals to V1 plus V2. हम क्या करेंगे? फर्स्ट का पोटेंशियल भी मिड पॉइंट पे फाइंड करेंगे, सेकंड का पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे एंड दोनों का सम कर देंगे. दैट मींस नेट पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा. सो नाउ VO is equals to V1 क्या आएगा बच्चों? सो KQ1 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होगा? ओवरऑल डिस्टेंस इज R. सो दिस डिस्टेंस इज R by 2. तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस इज R by 2. नेक्स्ट वन इज अगेन KQ2. हमारे पास सेकंड चार्ज है Q2, so KQ2 divided by this distance is again R by 2. okay, now let us simplify these terms. so 2 numerator में चला जाएगा दोनों ही साइड. that means आएगा 2KQ1 by R plus V 2KQ2 by R. okay, now दोनों ही टर्म्स में से बच्चों कॉमन टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है 2K by R. रिमेनिंग टर्म्स आएंगे यहाँ पर Q1 plus Q2. ओके, सो नाउ अब हमारे पास ये VO का एक रिजल्टेंट इक्वेशन बन गया पोटेंशियल एट सेंटर का
पोटेंशियल एट मिड पॉइंट का रिजल्टेंट इक्वेशन क्लियर हो गया। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज क्लियर है, k का वैल्यू 9 कांस्टेंट टर्म है, q1 एंड q2 दोनों की वैल्यू बच्चों हमारे पास माइक्रो कूलम में, तो आपको पहले इसे कूलम में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट टर्म इज r का वैल्यू बच्चों हमारे पास है दिस इज 30 सेंटीमीटर, उसी लिए आप अगेन मीटर में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स क्लियर है, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपका VO क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। हमारे C पॉइंट पर नेट पोटेंशियल ड्यू टू A एंड B हमें क्लियर करना है। तो बच्चों जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल क्लियर करना है उस पॉइंट का हमको चार्जेस से डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो r/2 एंड x, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, तो हम इसे क्लियरली फाइंड कर सकते हैं r/2 का स्क्वायर करना है, ओके, प्लस विद x स्क्वायर करना है, उसका रूट ले लेना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट ये डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हमारे पास क्लियर हो, ओके, तो जो डिस्टेंस ये होगा एज इट इज डिस्टेंस बच्चों हमारा पॉइंट C का पॉइंट B से भी होना चाहिए, ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस सेम आएंगे। अब अगर ये डिस्टेंस हमारे पास क्लियर है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना इजी हो गया। तो चलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट C, पोटेंशियल एट पॉइंट C, so now potential at point C due to Q1 and Q2, that is VC, इसे हम नेम देते हैं VC। so now again VC will be V1 plus V2, फर्स्ट का इफेक्ट भी फाइंड करना है यहाँ पे, ओके, सेकंड का इफेक्ट भी वहीं पे फाइंड करना है। अब फर्स्ट का इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो हम देख सकते हैं क्लियरली K वैल्यू ऑफ चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो आएगा K Q1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, हमारे पास टर्म यहाँ पर है r/2 स्क्वायर प्लस विद x स्क्वायर, ओके, ये हमारा डिस्टेंस है Q1 का C से, ओके, एंड B एंड C के बीच का डिस्टेंस भी एज इट इज है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम V2 फाइंड कर रहे हैं, सो K वैल्यू ऑफ चार्ज Q2, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज सेम, अगेन रूट में क्या होगा r/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर। नाउ अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स यहाँ पर कॉमन है, k एज वेल एज डिनोमिनेटर कॉमन है, सो k डिनोमिनेटर में रूट ऑफ r/2 स्क्वायर प्लस विद x स्क्वायर, एंड रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे बच्चों ब्रैकेट में, सो Q1 यहाँ पर रिमेनिंग, सेकंड में Q2 रिमेनिंग। तो बच्चों अभी हमारा रिजल्टेंट फील्ड VC का इक्वेशन क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज नोट डाउन करेंगे जो जो हमारे पास अवेलेबल है। सो k बच्चों हमारा कांस्टेंट टर्म है, Q1 एंड Q2 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब डिस्टेंस x के हमारे पास क्लियर है, इसे हमने x नेम दिया हुआ है, x का वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ओके, सो मीटर में वैल्यू आप इसका सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, r का वैल्यू भी आपको क्लियर है, दैट मींस ये टर्म भी क्लियर है। सो हमारे पास ओवरऑल सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर क्लियर है, ओके, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके VC का वैल्यू क्लियर कर सकते हैं, ओके। बच्चों सेम क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, बट वो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।